मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन के 1.5 लाख से ज्यादा चालकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने 1,55,301 ड्राइवरों और पैरा ट्रांजिट वाहनों के मालिकों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है और ये पैसा सोमवार से यानी कि आज से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और पिछले साल राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी इन चालकों को आर्थिक सहायता दी गई थी और इस दौरान उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। जिन चालकों ने पिछले साल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उन्हें इस साल दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और ऐसे में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चालकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और आने वाले समय में कई अन्य को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किए जाने की संभावना है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों को बड़ी सौगात दी है और ऐसे में इस बात की जो बड़ी जानकारी है वो ट्वीट कर दी गई। आपको बता दें, दिल्ली कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि अब ऑटो रिक्शा चालकों को सरकार 5,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। आपको बताते चले कि दिल्ली की कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सहायता के रूप में ये पैसा आर्थिक मदद के रूप में ऑटो रिक्शा चालकों को प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पिछले साल जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन था उसमें भी दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालकों को ये सहायता दी गई थी। तो ये बड़ी और अहम सौगात दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और सीधे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। ये बड़ी और अहम खबर, यूपी बोर्ड ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। 1 माह के अंदर रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी से इस वक्त की अहम खबर, 10वीं 12वीं परीक्षाएं अभी रद्द नहीं हुई है और ऐसे में लखनऊ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी दी है। केंद्र सरकार से सुझाव मिलने के बाद तिथियां घोषित की जाएंगी। यूपी सीएम के साथ मीटिंग होने के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो यूपी से इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बोर्ड ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली। आपको बता दें, 1 माह के अंदर भी रिजल्ट बच्चों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी और इसके लिए अभी फैसला आना बाकी है। और ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बोर्ड ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए 1 माह के अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा। 10वीं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अभी रद्द नहीं हुई हैं और अभी इसका जो अंतिम फैसला है वो आना बाकी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी जानकारी दी है। केंद्र सरकार से सुझाव मिलने के बाद तिथियां घोषित कर दी जाएंगी कि कब एग्जाम्स होंगे। तो यूपी सीएम के साथ मीटिंग होने के बाद ये बड़ा फैसला होगा। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बोर्ड ने परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली है और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी, उनकी परीक्षाएं की जाएंगी। तो यहाँ 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और 1 माह के अंदर ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और इसके लिए अभी फैसला आना बाकी है। तो यहाँ लखनऊ के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी जानकारी दी है। तो आप तक ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार से सुझाव मिलने के बाद बच्चों को तिथियां बता दी जाएंगी कि कब एग्जाम्स होंगे।
तो यहाँ हम पहले बात कर रहे थे कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा चालकों को बड़ी सौगात प्रदान की गई है। तो ऐसे में इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से सीधा राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है ऑटो रिक्शा चालकों को, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपए की घोषणा की थी कि ऑटो टैक्सी चालक हो या फिर ई रिक्शा चालक हो या टैक्सी ड्राइवर हो, उनके लिए कहीं ना कहीं पहले 5,000 रुपए की घोषणा की गई थी, मगर अब वो 5,000 रुपए की जो राशि है वो सीधे उनके अकाउंट में दी जाएगी और लगातार कहीं ना कहीं इसके लिए कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2020 के अंदर भी इसी तरीके की सहायता दी गई थी ऑटो टैक्सी चालकों को, ड्राइवरों को, यहाँ तक कि ई रिक्शा वालों को। मगर अब 2021 के अंदर भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जो उनकी तंगी चल रही थी वो कहीं ना कहीं तंगी से निकालने की कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा। जी राजीव, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैबिनेट में इस बात की मंजूरी मिली, और ऐसे में उन लोगों को और क्या क्या योजनाएं मिलने वाली हैं इसके तहत? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक की गई, बैठक के अंदर ये मंजूरी दे दी गई है कि ऑटो टैक्सी चालक या फिर ई रिक्शा चालक या फिर चाहे टैक्सी ड्राइवर जो है उनको कहीं ना कहीं सहायता राशि दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी कि परिवहन मंत्रालय के द्वारा क्या उनके अंदर जो रजिस्ट्रेशन किया गया है या जिन्होंने 2020 के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनको पैसे मिल चुके थे, और उनके लिए अब दोबारा से वही रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना नहीं होगा। जो नए ऑटो टैक्सी चालक होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लगातार कहीं ना कहीं 5,000 रुपए की सहायता राशि देना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए काफी उपलब्धि हासिल करेगा और कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी चालक जो है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे और दिल्ली सरकार के कहीं ना कहीं इसके फैसले से संतुष्ट भी नजर आएंगे। जी राजीव, अगर बात करें मौजूदा हालातों की, तो देश उस संकट से गुजर रहा है कि दूसरी लहर हमारे इस देश में बिल्कुल प्रकोप छा रहा है, और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ये सहायता भी प्रदान की गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये सहायता प्रदान की गई है उसको देखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात भी सामने आ रही है। क्या इस सहायता को प्रदान करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें लोगों को सहायता देने की, तो दिल्ली सरकार निरंतर सहायता देने के लिए कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बात करें ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की, तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, यानी कि 2020 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया था, उन लोगों को अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, और जिन्होंने नहीं कराया है सिर्फ उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कहीं ना कहीं सहायता जरूर उनके अकाउंट खाते में दी जाएगी, यानी कि डायरेक्ट उनके पैसे उनके खाते में भेजे जाएंगे। और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा कि ये वाला लॉकडाउन जो है जब 2021 में लगाया गया है, इससे कहीं ना कहीं मजबूती मिले। मगर जिस तरीके से बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर बिल्कुल सामने खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार एक कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार बार बार वैक्सीन की प्रक्रिया को कहें या फिर बच्चों को पढ़ाई की प्रक्रिया को कहें या फिर कहें बच्चों के लिए वैक्सीन का टीकाकरण उपलब्ध कराने के लिए कहें, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। मगर देखना होगा केंद्र सरकार के द्वारा किस तरीके का तालमेल बनेगा और केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन कितनी उपलब्ध कराई जाएगी। जी सही कहा राजीव आपने बिल्कुल कि बच्चों के लिए भी अब कदम उठा रही है सरकार, और वहीं देखा जाए तो तमाम कोशिशें भी कर रही है सरकार। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि कल लॉकडाउन का दायरा भी बढ़ा दिया गया और उसी को देखते हुए ये सौगात दी गई है, और ऐसे में अगर बात करें तो ऐसे लोगों को और क्या क्या सहायता प्रदान की जाएंगी? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की योजनाओं की, तो दिल्ली सरकार निरंतर योजनाओं के साथ साथ लोगों को सहायता भी दे रही कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि राशन की बात करें तो 2 महीने का राशन भी दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा भी और दिल्ली सरकार के द्वारा भी। मगर कहीं ना कहीं लोगों को सहायता के साथ साथ जो लॉकडाउन के बीच में परिस्थिति बिगड़ी हुई है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो जो मजदूर हैं, जो ग्रामीण लोग हैं या फिर कहें जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सहायता जरूर दी जा रही है और कहीं ना कहीं राशन के साथ साथ कह सकते हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से बचाने के लिए कोशिश भी की जा रही है। जी सही कहा आपने कि आर्थिक सहायता लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और ऐसे में अगर बात करें कि लॉकडाउन का दायरा तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब क्या जो पहले गाइडलाइंस बताई जा रही थी वही नियम आज भी लागू हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से पहले लॉकडाउन के अंदर भी कहा गया था कि सख्ती से पालन किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, वो कह सकते हैं जो कल जो समय सीमा खत्म होने वाली थी उसके लिए कहीं ना कहीं दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया और लोगों से सुझाव भी मांगा गया था कि लोग क्या चाहते हैं, लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, और लोगों ने समझौता भी किया और कहीं ना कहीं सरकारों को यह भी कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए, इसीलिए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है जनता को सहायता देने की, आर्थिक तंगी से उभारने की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर
कर रही है। कोशिश के साथ साथ कहीं ना कहीं तालमेल का कमी मिल रही है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कमियां बनती नजर आ रही हैं। जी सही कहा आपने कि पूरी कोशिश की जा रही है कि ऐसे वर्ग के लोगों तक हर सहायता लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उन लोगों तक ये सहायता पहुंच पा रही है, या फिर अगर बात करें कि लॉकडाउन को लेकर कुछ लोगों तक ये सहायता नहीं पहुंच पाई है। देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से सहायता देने की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर सहायता देने के लिए कोशिश करी जा रही है। लगातार जिन लोगों तक सहायता अभी तक नहीं पहुंची है, यानी कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या जिन लोगों को राशन नहीं मिला है, उन लोगों तक भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा या फिर हर विधायक के द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उनके लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए और लोगों को राशन भी मिले। जो ड्राइवर, ऑटो ट्रक ड्राइवर है या फिर ई रिक्शा ड्राइवर है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं सहायता दी जा रही है और वो भी कहीं ना कहीं सीधे सीधे उनके अकाउंट में दिए जा रहे हैं, ताकि किसी के हाथ में ना जाए और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, यानी कि आम जनता जो है, उनके पास सहायता राशि पहुंचे और कहीं ना कहीं उनको उभारने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना है कि दिल्ली सरकार किस तरीके की योजनाएं और लेके आएंगी, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुधारने के लिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। जी लगातार स्थिति से उभरने के लिए दिल्ली सरकार बैठकें भी कर रही है, और हालांकि मौजूदा हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलग अलग योजनाएं भी अपना रही है और वहीं सराहनीय कार्य भी कर रही है। और ऐसे में अगर बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, उस तरीके को अब क्या लगता है आपको कि ये लॉकडाउन की प्रक्रिया आगे तक चलती रहेगी? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें, दिल्ली सरकार ने 31 तारीख के लिए, यानी कि 31 तारीख तक के लिए लॉकडाउन जरूर लगा दिया गया, मगर कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि अगर आंकड़े इसी तरीके से घटते रहे तो कहीं ना कहीं जो 31 तारीख के बाद जो लॉकडाउन होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ छूट दी जाएगी, कुछ राहत दी जाएगी लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए, यहाँ तक कि मार्केट वगैरह खोलने के लिए भी गाइडलाइन बनाई जाएगी। मगर नई गाइडलाइन क्या होगी ये जो दिल्ली सरकार के हाथ में, मगर देखना होगा कि मार्केटों के साथ साथ लोगों को सहायता भी मिलनी चाहिए और लोगों को राहत भी मिलनी चाहिए। मगर देखना है कि दिल्ली सरकार 31 तारीख के बाद में कितना बड़ा कदम उठाएगी और लोगों को सहायता के साथ साथ उनकी जो आर्थिक तंगी है उससे उभारने के लिए कितनी कोशिश की जाएगी। जी राजीव, अगर 15 दिन पहले की बात करें तो मौजूदा हालातों की देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी थी अस्पतालों में, ऑक्सीमीटर की कमी थी दवा स्टोर्स पर, और अब फिलहाल क्या स्थिति सामने आ रही है दिल्ली में? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर जो स्थिति थी, क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे थे, यहाँ तक कि बेड नहीं मिल रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जनता परेशान थी और गुहार लगाती नजर आ रही थी। अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 1600 के करीब आंकड़े आ चुके हैं, यानी कि काफी हद तक घट चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसकी श्रेय जो है दिल्ली सरकार वो जनता को भी दे रही है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करती तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती। मगर जिस तरीके से जनता ने भी सहयोग दिया दिल्ली सरकार का और लगता है कि आंकड़े जिस तरीके से घटे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लोगों को सहायता के साथ साथ आर्थिक तंगी से उभारने के लिए लॉकडाउन के अंदर कहीं ना कहीं छूट भी दी जाएगी और लोगों को अपने काम धंधे पर वापस जाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के हिसाब से ही सही मगर देने की छूट जरूर दी जाएगी। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो सीधे आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं, और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। तो बता दें, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यहां सरकार की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई। योगी सरकार ने बच्चों के लिए खास इंतजाम किए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। और उनके मार्गदर्शन में पूरी मजबूती के साथ जो लड़ाई प्रारंभ हुई उसके अपेक्षित परिणाम कम हो चुके हैं। एक समय ये लगता था कि वास्तव में कोरोना महामारी बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस पूरी लड़ाई में जिसकी एक अहम जिम्मेदारी भी थी और भूमिका भी है, हम लोगों ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार किया और उसके अनुरूप तेजी के साथ निगरानी समिति को और मोहल्ला समितियों को गांव-गांव और मोहल्लों में भेज करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई, मेडिसिन वितरण की कार्रवाई, होम आइसोलेट या
क्वारंटीन या हॉस्पिटल कहां उनको जाना है, इसकी तैयारी और टेस्टिंग की क्षमता को विकसित करना। उत्तर प्रदेश आज के दिन तक 4,67,00,000 से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर कोविड टेस्ट कर चुका है। इसके साथ ही प्रदेश ने टेस्ट की क्षमता को काफी विकसित किया। मुझे याद है जब फर्स्ट वेव आई थी और पहला मरीज कोविड का उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था 2 अप्रैल 2020 को, तो हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। तब हमने एनआईवी पुणे सैंपल भेजे थे। एक भी मरीज को भर्ती करने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। हमने आगरा के जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए थे उनको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली हमें भेजना पड़ा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश 3 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है। और मुझे आप सबको बताते हुए संतोष की अनुभूति हो रही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 3,26,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है, ये हम लोगों ने इस दौरान यहां पर तैयार किया है। ऐसे ही आईसीयू और आइसोलेशन बेड्स की क्षमता फर्स्ट वेव से पहले हमारे पास नहीं थी। हमारे 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से आज हर जनपद में वेंटिलेटर हैं, एचएफएनसी हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं। और हमने फर्स्ट वेव में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए, लेकिन सेकेंड वेव में लेवल 1 बेड्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोगों ने सेकेंड वेव में 80,000 वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स प्रदेश के अंदर उनकी क्षमता विस्तार किया, जहां पर प्रदेश के हर नागरिक को वहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से उपचार की सुविधा उपलब्ध किया जा सके, और ये हम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। पॉजिटिविटी की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वह घट करके 2 के आसपास आ चुका है। हमारे यहां जो एक्टिव केस 30 अप्रैल को 3,10,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे वह 24 अप्रैल को 38,000 से अधिक, आज वह घट करके प्रदेश में यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर अब 3,10,000 से घट करके मात्र 76,000 पे रह गए हैं, और एक दिन में आने वाले पॉजिटिव केस जो 38,000 से अधिक आए थे अब वो 3,900 तक सीमित हो चुके हैं। लगातार इसमें गिरावट है, लेकिन इसके लिए बृहद अभियान चलाना पड़ा। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर गांव गांव में, कस्बे कस्बे में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के साथ साथ ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके अपेक्षित परिणाम हमारे सामने हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण अत्यधिक होने के नाते ऑक्सीजन की क्राइसिस एक समय होती हुई दिखाई दी। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने तत्काल अपनी निधि का उपयोग करते हुए हर एक जनपद में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी निधि का उपयोग किया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होंगे या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे। ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश जहां इन सभी कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और निको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराए, एक एक हॉस्पिटल को गोद ले लें, वहां पर अपनी निधि का उपयोग करें। शासन भी आपको धनराशि उपलब्ध करवाएगा। वहां पे मैन पावर स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी की कमेटी को करना है, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल्स को करने हैं। तो ये सभी कार्रवाई हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। साथ साथ ट्रेनिंग की कार्रवाई भी, जो पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इन सब की ट्रेनिंग भी हम साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार ने यह भी तय किया है कि हमने 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर हर एक जनपद में प्रारंभ हुआ है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश सरकार वैक्सीन लेकर के और उन लोगों को वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करा रही है। अब तक हम 23 जनपदों में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन दे रहे थे। 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। हमने इसमें प्राथमिकताएं तय की हैं। प्राथमिकता, थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम थर्ड वेव से पहले 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के अभिभावकों को अभिभावक स्पेशल बूथ स्थापित करके उन्हें वैक्सीनेट कर लें, उन्हें एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएं। हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए भी अलग से बूथ लगे, मीडिया और उनके परिवार के लोगों के लिए भी अलग से बूथ लगे। इसकी भी तैयारी 1 जून से आगे कर दी गई है। हम लोग कोरोना कालखंड में वर्तमान में इस 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को कोरोना कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। ये लॉकडाउन नहीं है, कोरोना कर्फ्यू है। लॉकडाउन में सारी गतिविधियां ब्रेक हो जाती हैं। यहां पे हमने किसानों से संबंधित गतिविधियों को पूरी छूट दी है, श्रमिकों से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को पूरी छूट दी है। उद्योग चल रहे हैं, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, प्रोक्योरमेंट के सेंटर हमारे संचालित हो रहे हैं, राशन की दुकानें हमारी संचालित हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन के कार्य हमारे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी ये सब संचालित हैं, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाएं सभी संचालित हैं। परिवहन निगम की बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर ये निरंतर चलायमान है, ये संचालित हैं, ये कार्य कर रही हैं। इसलिए हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू का सहारा लेकर के कि कहीं भीड़ न हो, कोरोना के संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके और साथ साथ हम लोग एक सामान्य नागरिक के जीवन के साथ साथ उसकी जीविका को भी बचा सकें। फिर भी कुछ लोगों की जीविका प्रभावित हुई हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून का निःशुल्क राशन वर्तमान में वितरित हो रहा है। जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न राज्य सरकार भी अपने स्तर पर हर एक जरूरतमंद को उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश के अंदर मेरा अनुमान है कि 15 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ लेंगे। 1 महीने में 15 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ लेंगे। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन मार्केट में, मुख्यालय में आकर के अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उन लोगों के लिए जो प्रतिदिन कमाते खाते थे, किसी रेस्टोरेंट होटल में भोजन पा लेते थे, उनकी जीविका प्रभावित हुई है। होटल रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं। हर जनपद में कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं। हम लोगों ने यह भी कहा है कि मरीज के परिजन होटल रेस्टोरेंट बंद होने के नाते उनके सामने संकट होगा, कम्युनिटी किचन से उन लोगों को भी भोजन उपलब्ध करवाया जाए। और साथ साथ जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, जून महीने से श्रमिक, संगठित और संगठित क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर, जिसमें ठेला, खोमचा, रेड़ी, पल्लेदार, कुली, ये सभी आते हैं।
इसके साथ धोबी, नाऊ, मोची, माली, ये जो भी कैटेगरी है जिनकी आजीविका प्रभावित होती है या हुई है, इन लोगों को भरण पोषण भत्ता भी सरकार के स्तर पर उपलब्ध करवाने की तैयारी की गई है। गोंडा जनपद में भी और कमिश्नरी में भी सेकेंड वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। पॉजिटिविटी रेट यहां पर लगातार नीचे गई है। रिकवरी रेट स्टेट एवरेज के ही अनुसार यहां पर अच्छी ढंग से आगे बढ़ रही है। हमारा विश्वास है कि जो टीम यहां पर जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स, जनता जनार्दन, इन सब के सहयोग से कार्य कर रही है, बेहतर तरीके से लोग कोरोना का मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आप सबसे मेरी अपील है, हम 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं। हमारे सामने परिणाम तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, संतोषप्रद हैं, लेकिन अभी लापरवाही नहीं करनी है। हर एक व्यक्ति को हम इस बात के लिए तैयार करें, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकलें। शेष अन्य लोगों को अगर बाहर निकलना ही हो तो ये मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, वैक्सीन जरूर ले, टेस्ट कराने से भी ना भागें और वैक्सीन लगाने से भी ना भागें। टेस्ट उन्हें समय पर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएगा और वैक्सीन उन्हें सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएगा। आप सब इस जागरूकता के अभियान के साथ जुड़ेंगे, इसके अपेक्षित परिणाम आएंगे। धन्यवाद जी। तो बता दें आपको, यूपी में संक्रमण दर में कमी आई है। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कही गई है। हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होगा। तो यूपी से इस वक्त की अहम खबर, ऑक्सीजन उत्पाद को बढ़ाया जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ये बातें कही गई। तो यहाँ यूपी में एक्टिव केसों में लगातार गिरावट आती हुई नजर आ रही है और यूपी में संक्रमण दर में भी कमी आई है। तो यहाँ लॉकडाउन लगाने के बाद यूपी में अब रिकवरी रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए इस महामारी पर काबू पाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से हर नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। वहीं बरनाला की बात करें तो बरनाला में एसएसपी संदीप गोयल के नेतृत्व में बरनाला व्यापारियों के सहयोग के साथ आज बरनाला में मिशन दस्तक प्रोग्राम की शुरुआत की गई और ऐसे में इस मौके पर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव संबंधी जागरूक करने के लिए यह दस्तक मुहिम चलाई गई। मिशन दस्तक के माध्यम से हर गली मोहल्ले में हर दरवाजे पर जाकर दस्तक देकर लोगों को नींद से जागृत किया जा रहा है और ऐसे में इस मिशन का उद्देश्य डोज जरूरी सुरक्षा होगी पूरी, यानी कि इस मिशन का उद्देश्य साफ तौर पर यही है कि डोज और जरूरी सुरक्षा पूरी की जाए। तो यहाँ इसके तहत तो कोविड नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी बताया गया है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਦਸਤਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਤਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 40 ਫੁੱਟੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਊਗਾ अपने देश अपने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AN न्यूज़। नमस्कार।